अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। खुदा की ज़ात अपनी रहमतें इसी तरह आप पर बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं और आपसे भी यही गुज़ारिश है कि अपनी दुआओं में याद रखें। अ, चैनल की तरफ ज़रा वीलो की तरफ चलने से पहले ज़रा थोड़ी-सी रिक्वेस्ट जो आपसे हमेशा करते हैं वो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और जो राय आपसे मांगी जाए उसका इजहार जरूर किया करें ताकि हमें उससे सीखने का मौका मिले। जी दोस्तों, पीटीआई को एक और जल्द सरप्राइज मिलने वाला है। महसूस नशिस्तों पर पीटीआई ने एक ताकतवर जज को चीफ जस्टिस बनने से रोका, कुर्बानी दी। बात तो माननी पड़ेगी आपको, इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी। वही महसूस नशिस्तें अब मुमकिन है हुकूमत को मिल जाए क्योंकि इनका फैसला अब होने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास हुआ है। इजलास में महसूस नशिस्तों का मामला जेर बहस आया। महसूस नशिस्तें किसको देनी है, एक बार फिर कानूनी निकात पर बात हुई। इम्कान यही है कि महसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी। मामला आईनी बेंच के पास भी जा सकता है। इलेक्शन कमीशन बराह रास्त नशिस्तें मंसूर अली शाह के गैर को फैसले को नाकाबिले अमल करार देकर हुक्मरान इत्तेहाद को जारी कर सकती है। आपको पता ही है, ये महसूस नशिस्तें देने के बाद एक ताकतवर तरीन जज जिसने चीफ जस्टिस बनना था, फोन करके या मैसेज करके अपनी बेगम को कहा था कि आपके लीडर के हक में फैसला कर दिया, अब आप खुश हैं। और उसके बाद फिर एक जो इस मुल्क में इनकलाब आया, मेरे ख्याल में वो सब कुछ बेहतरी के लिए होता है, तो शायद वो भी बेहतरी के लिए ही हुआ था। और उस बेहतरी के बाद आपने देखा कैसे इस मुल्क की अदलिया की तकदीर ही बदल गई, किस्मत ही बदल गई। और आज मैं और आप जिस अदलिया जो अदलिया इस मुल्क पर इस वक्त मुल्क में इस वक्त जो अदलिया है, वो कम अज कम जो पिछले 10 साल में जो एक क्यामत आई हुई थी उससे हमारी जो है जान किसी हद तक छूटी है। फैज हमीद साहब के हवाले से जो है खबरें धड़ाधड़ आ रहे हैं, इंकशाफात हो रहे हैं, खुलकर चीजें भी सामने आ रही हैं। फैज हमीद के गले का फंदा अबसार आलम साहब ही मुझे लगता है कि बनने वाले हैं। क्योंकि अबसार आलम साहब को जितना नुकसान फैज हमीद साहब ने पहुंचाया था, मेरे ख्याल में इसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उन पर जो जुल्म और ज्यादती की उनके बच्चे पर जो जुल्म और ज्यादती की थी वो भी सब आपको पता है। अब अबसार आलम साहब जो है वो डेफिनेट जिसे कहते हैं ना कि वो जो जख्मी सांप है, अब वो अपना सारा हिसाब बराबर करने के हर गुजरते दिन के साथ कोई भी मौका नहीं जाने देते हैं। अब सारा सब बताते हैं कि फैज हमीद की घर की तलाशी के दौरान हाथ से लिखे नोट्स मिले हैं जिन पर पूरा 9 मई का प्लान था। ये बड़ी खतरनाक बात है। अबसार आलम साहब ने अपने वीलॉग में कही है, जो वो पॉडकास्ट करते हैं, कि जब अबसार आलम से घर छापा मारा गया तो कुछ नोट्स देखें, ये जब घरों पे छापे बजते हैं ना तो आपको नहीं पता कहां पर क्या पड़ता होता है। आप उस घर में पता नहीं कब से रह रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज जारी हैं, तो किस जगह पर क्या लिख कर भूल गए, किस जगह पर क्या रख कर भूल गए, ये आपको भी अंदाजा है इस बात का। तो फैज हमीद साहब जो हैं उन्होंने हाथ से लिखे हुए कुछ प्लान 9 मई के बारे में उनके मिले हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छुट्टी मिलने नहीं वाली जनरल फैज के हवाले से। ये नहीं हो सकता कि जनरल फैज ने जो किया, जो जुल्म सितम किए, जो सियासतदानों के साथ किया, जो इस रियासत के साथ किया, जो इस सल्तनत के साथ किया, वो अपनी जाती हैसियत में किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई तल्लुक नहीं है। ये हो नहीं सकता। तो ये जो नोट्स मिले हाथ से लिखे हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाए लगे ही लगे, बचने का कोई चांस नहीं है। यानी हाथ से लिखे वो नोट्स भी गले का फंदा बन सकते हैं। फैज हमीद खुद को बड़ा महफूज तस्वर करता था। इसके घर पर किसने रेड करनी है, किसने तलाशी लेनी है, इसलिए वो खुलेआम बिला झिझक सब कुछ कर रहा था। लेकिन हर सुपर के ऊपर एक जो ना सवा सुपर होता है, जिसे कहते हैं कि हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है ना, इसके लिए हर सुपर के ऊपर एक सवा सुपर होता है। तो शायद ये बात जो है वो फैज हमीद साहब भूल गए थे। वो ये भी बताते हैं कि फैज हमीद के टेराबाइट का एजेंसी का डेटा, ये तब भी बताई गई थी बात कि जो फैज हमीद साहब है आईएसआई का बहुत सारा डेटा जो है, मतलब कि 1 GB 2 GB नहीं, पता नहीं क्या क्या उठाकर भी अपने साथ ले गए हैं। और वो जो एक साइड पर अपनी जो एक अलहदा ही एजेंसी चला रहे थे रिटायर होने के बाद, तो फिर वो जो डेटा है वो जाहिर है उसी के जरिए चला रहे थे, उसी के अंदर सारा सिस्टम था, उसी के अंदर काम करने वाले कामों की में कौन बैठा हुआ है, पत्तों की में कौन बैठा हुआ है, चार सदा में कौन है, सोप में कौन है, सांगड़ और रोखड़ी में कौन है, वहां पे कौन चला रहे हैं सिस्टम को। तो जब डेटा उनके पास होगा
تو جنرل صاحب جو ہے وہ ریٹائر، جنرل تو کبھی ریٹائر ہوتا ہی نہیں ہے، ہاتھی وہ لاکھ سوا لاکھ والا ہے، تو جنرل صاحب گھر سے بیٹھ کر یہ سارا سسٹم چلا رہے تھے، جس میں 9 مئی والا حادثہ بھی آئے گا۔ لیکن ابصار عالم جی بتاتے ہیں کہ 9 مئی کو آرمی کے اسلحہ ڈیپو پر حملے کا پلان تھا۔ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے۔ اب یہ بات ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں تو ہوا میں تیر تو نہیں چلا رہے ہوں گے، ظاہر ہے کریڈیبلٹی ہے ابصار عالم صاحب کی، اپنی ان کی جو دشمنی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آرمی کے ڈیپو پر پلان، یہ فیض حمید کے گھر سے ملنے والی پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کو کیا فیض حمید صاحب کہیں گے کہ نہیں یہ میرا اپنا ہی پلان ہے، اس میں عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عمران خان جیسے محسن کش کو بچانے کے لیے فیض حمید صاحب کیا خارا خود اپنے آپ پہ لے لیں گے؟ چھڑ دے برا۔ فیض حمید کا ایک اور منصوبہ نومبر کا بھی تھا جس پر فیض حمید عمل درآمد کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ ناکام ہوا۔ فیض حمید صاحب کے بڑے منصوبے، عمران خان صاحب کو وہ جو گولی مروانے والا منصوبہ اور جو سلواروں سے گولیاں نکلی، جو قمیض سے گولیاں نکلی، وہ سارے منصوبے فیض حمید صاحب کی تھے۔ ایڈا شارپ کتوں ہو گیا عمران خان، اور پھر جیل کے اندر بھی نوکیا ٹیلی فون والی کہانی جو وہ بھی آپ کو سنا چکے ہیں۔ ادھر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے، جج صاحب بارہا بشرا بی بی کو بلا رہے ہیں کہ وہ پیش نہیں ہو پائی، آج بھی پیش ہونے کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی، مجھے ضمانت دے دیں، مجھے ریلیف دے دیں، مجھے توشہ خانہ کیس سے بچا لیں۔ لیکن عدالت کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو عادی مجرم ہے، عادی حربہ ہے، یعنی عادت ہی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات کے ساتھ ایف آئی کی درخواست نمٹاتے ہوئے ریمارکس دیے، اگر ضمانت کی رعایت کا ملزم غلط استعمال کرے تو ٹرائل کورٹ بھی ضمانت کینسل کر سکتی ہے۔ مطلب اگر بشرا بی بی وہاں پر پیش نہیں ہوئی توشہ خانہ کیس 2 میں، تو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ بھی ہمارے والی جو ضمانت ہے، جو ہم ضمانت دے رہے ہیں ہائی کورٹ والے، وہ وہاں سے بیٹھ کر بھی سوئچ آف کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگے بشرا بی بی دے پیچھے پولیس تے بھجن دے وچ بشرا بی بی دا مقابلہ کرنا تو میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو بھول جائیں کہ اگر بھاگ کے بشرا بی بی کو پکڑ لیا پولیس نے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، جو کہ میرے خیال میں نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ یعنی بشرا بی بی کو ریلیف نہیں ملا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر بشرا بی بی اپنی ضمانت کا غلط استعمال کرے اور آئندہ عدالت پیش نہ ہو تو پھر ضمانت منسوخ کر دیجیے گی اور بی بی صاحبہ کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر کر لیا گیا گرفتار تو پھر سواد ہی آ جانا۔ ہاں صاحب نے کہنا سردیاں سوکھیاں گزرن گیاں۔ وہ سردیوں کے حوالے سے وہ فیض حمید کے حوالے سے کہا کرتے تھے نا، تو وہ کسی ٹائم ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ خان صاحب کو سردیاں سوکھیاں گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ سابق خاتون بھی جیل میں چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے گپ شپ لگتی رہے گی۔ کلا بہندا چلگوزے مرغیاں چلگوزے تے مونگ پھلی تے ریوڑیاں بندہ کنا کو کھائے، دو بندے بیٹھے ان کے نال گپاں شپاں، اچھے دنوں کی باتیں، شادی کے پہلے کے واقعات، شادی کے بعد کے واقعات، پھر سیر و صحافت، پھر جو دوسرے ملکوں میں جانا، وہاں پر جو تحفے تحائف لیے، پھر ان کو رستے میں پلان کرنا کیسے آگے پیچھے، تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو دونوں جی بندہ بوے تے گپاں شپاں لاندا ٹائم ملتا ہے۔ تو اگر یہ ٹائم مل گیا خان صاحب کو تو میرے خیال میں خان صاحب کی سردیاں اچھی گزر جائیں گی، تہاڈا تے پٹھے پاسے دھیان ہوندا ہے، تسی تے مطلب کہ اپنا ہی مطلب کر لینا ہوندا ہے۔ محسن نقوی سے پرویز خٹک کی ملاقات، اسلام آباد میں احتجاج کے دوران پولیس اور رینجر کے اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ پرویز خٹک کی وفاقی وزیر سے ملاقات، عمران خان کو کوئی دھچکا دینے کی تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتی ہے نا جی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ بشرا بی بی، عمران خان، پرویز خٹک، کیا مطلب چیزیں ہوتی تھی۔ اب دیکھ لیں نا، پرویز خٹک صاحب رہے 5 سال، انہوں نے مطلب کہ اچھا دیکھیں سیاست کتنی ظالم چیز ہے، 5 سال پرویز خٹک رہا، لیکن وہ اگلے بھی 5 سال لگانا چاہتا تھا، یہ لڑائی تھی اس کی بات ٹوٹل عمران خان صاحب کی بھی 5 سال آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو 5 سال کے بعد آپ اگلے بھی وزیر اعلیٰ رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ذرا سیاست میں جو بندہ شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ بنے گا، اس لحاظ سے اگر میں دیکھا جاؤں تو عثمان بزدار کو 7 سلوٹ لگ دینے۔ اگلا آیا معین قریشی کی طرح بریف کیس اٹھا کر آیا، اس نے 4.5 سال 4 سال پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی، لوگوں کی خدمت کے انبار لگائے، اپنا تاریخی کردار ادا کیا، تاریخ میں ہمیشہ کی طرح اپنا نام لکھوانے کے بعد کیا کبھی کسی نے عثمان بزدار کو دیکھا؟ کیا انہوں نے کبھی ضد کی کہ مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے یا گورنر بنایا جائے یا مجھے کسی باڈی کا یا فلاں کا یا مجھے چیئرمین پی ٹی آئی یا پنجاب کی صدارت دی جائے؟ ناٹ ایٹ آل۔ خدمت کی، گھر چلے گئے، جب پارٹی نے ان کے ذمہ کام لگایا انہوں نے کیا اور چلے گئے۔ وہ آگے تھے، پیچھے بشرا بی بی اور گوگی جو اپنا کام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، لیکن یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کو غصہ یہ ہے کہ مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنایا۔ مریم نواز چائنا میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ آج صبح مریم نواز نے شنگھائی ایکسپیریمنٹ اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کا دورہ کیا۔ شنگھائی یہ جو اسکول ہے بچوں کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو علم سکھاتے ہیں۔ اندازہ کریں ذرا، آرٹیفیشل علوم بچوں کو سکھانا مریم نواز یہ لے کے آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ مریم نواز پنجاب کے ہر بچے کو اپنی بیٹی
महानूर और अपना बेटा जुनैद समझती है। तो वो, मैं बल्कि ये कहता हूँ कि वो जो चाइना में बच्चों के लिए कर रही है, वो जुनैद और अपनी बेटी के लिए कर रही हैं, जो कि पूरा पंजाब उनकी औलाद की तरह है। तो वो कहती भी हैं कि मैं यहाँ पे वज़ीर आला की हैसियत से नहीं आया हूँ, एक माँ की हैसियत से आया हूँ। तो चाइना में जो माँ है, वो अपने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उलूम सिखाने के अदारे में गई, ताकि अपने बच्चों को ये उलूम में सिखा सकें और उनके बच्चे पूरी दुनिया में पंजाब का, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। 12 से 15 साल के बच्चों को इस स्कूल में जदीद एआई की जदीद टेक्निक से आगाह किया जाता है। 12 से 15 साल, अंदाजा कर लें हमारे बच्चों को किस तरफ लगाया हुआ है। उनसे 12-15 साल की उम्र में जो किया जाता है, जो करवाया जाता है, जो मोबाइल टेलीफोन है, और उनको जो आपने जिस तरह मतलब कि टिकटॉक और ये वो चीजें जिस तरह तबाही की जा रही है, और खान साहब जो है अपने उन बच्चों को फिर जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ जो वज़ीर आला माँ के रूप में उन बच्चों के लिए वहां से कुछ लाने के लिए मसरूफ अमल है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया, और मरियम नवाज ऐसा ही मॉडल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पंजाब में लाना चाहती हैं, वो लाएंगी, कामयाब होंगी, क्योंकि नाकामी के तो चांस ही कोई नहीं है। मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी है, जिन्होंने पिछले जितना भी अरसा उन्होंने हुकूमत की है, कभी हिम्मत और हौसला नहीं हारा, और आइंदा आने वाले वक्त में कैसे हार सकते हैं। अल्लाह पाक मरियम नवाज को भी कामयाब करे, आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपसे, आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, जिस भी हिस्से पे करना चाहते हैं मरियम नवाज के दौरे पर कमेंट्स करें। ये जो पर्चियां निकली हैं जनरल साहब के ड्राइंग रूम से, बेडरूम से, घर से, इन पर क्या लिखा हुआ है, क्या ये सबूत के तौर पर उड़ाने वाली हैं जनरल साहब को, और क्या खान साहब आपको बचते हुए नजर आ रहे हैं? एक चीज और है, चलो वो अगले वीलॉग में करते हैं, थोड़ा सा 2-3 चस्के और हैं, वो अगले वीलॉग में बताते हैं, क्योंकि वीलॉग भी लंबा हो जाता है, सुनने वाले भी थक जाते हैं। 12-14 मिनट का जो वीलॉग होता है ना, वो इतना ही टाइम होता है आप दोस्तों के पास, मुझे भी इस बात का अंदाजा है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें, इसको जो शेयर करते हैं आप अपने ग्रुप्स में, उससे काफी ज्यादा लोग इससे अटैच होते हैं, और वो लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब भी किया करें, और राय देना, राय का इजहार करना आप प्लीज ना भूलिए। आप लोगों से ये गुजारिश हर वीलॉग में करते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिलता है। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।